चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हमारी पोस्ट बैच रिजल्ट की जो फर्स्ट क्लास है उसमें आप सबको वेलकम। इंशाल्लाह ये हमारी क्लासेस जो हैं तकरीबन आपको ऑलरेडी पता है कि पहली 15 क्लासेस आप सबके लिए बिल्कुल फ्री हैं। आप में से कोई भी इसको ले सकता है और कोई भी किसी किस्म की भी क्वेश्चनिंग वगैरह आंसरिंग वगैरह किसी किस्म की भी हेल्प चाहिए आप ले सकते हैं, उसमें कोई शर्माने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। तो हमारा इस क्लास का पर्पस जो है वो थोड़ा सा आज की क्लास का जो है, एक तो हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करें कि हमने आगे पढ़ना कैसे है, स्टडी कैसे करनी है, हमारा पैटर्न क्या होगा, कहाँ से पढ़ना है, और साथ में हम थोड़ा सा पेपर पैटर्न को भी देखें। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि आई कैप कुछ चेंजेस जो हैं अभी रिसेंट अटैम्प्ट के रिजल्ट्स वगैरह जो हमारे सामने आए हैं और हमारे सामने जो पेपर्स आए हैं उसकी बेस के ऊपर अगर हम देखें तो क्या रिजल्ट निकलता है। ठीक हो गया। ओके बेटा, सबसे पहले हम ये चीज़ें अब बहुत पुरानी हो गई हैं कि हम इस बात को बैठ के डिस्कस करते रहें कि पेपर का पैटर्न क्या हो गया है, एमसीक्यूज कितने हैं, थ्योरी कितनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये बहुत हो चुका है, इस पर हम बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम प्रॉपर चलते हैं कि जब से एमसीक्यूज आए हैं उसके बाद से, मतलब जब से कंपनी लॉ के और एम लॉ के इसमें एमसीक्यूज ऐड किए गए हैं उसके बाद से ट्रेंड क्या चल रहा है, मतलब एमसीक्यूज का पेपर के ऊपर इफेक्ट क्या आ रहा है। क्या इससे पेपर आसान हुआ है या पेपर जो है वो मुश्किल हुआ है, स्टूडेंट की इसके अंदर प्रोग्रेस क्या रही है। देखिए बेटा, हमारे बच्चे, मैंने अब तकरीबन दो अटेम्प्ट जो इसकी एमसीक्यूज की गुजरी हैं उसमें ऑलमोस्ट मेरे तकरीबन 50 to 60 स्टूडेंट जो हैं वो अपेयर हुए हैं। तो वो मुझे अपना फीडबैक देते हैं। जाहिर सी बात है, जब भी पेपर होता है उसके फ़ौरन बाद क्या कहते हैं, एक्सटेस्टेड की जो होती है ऑलमोस्ट 80, 85, 90% करेक्ट होती है, वो मैं शेयर करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ। उसकी बेस पे मुझे स्टूडेंट बताते हैं कि सर हमारे कितने एमसीक्यूज ठीक हैं या गलत हैं। उसके बाद हम इस चीज़ को एनालाइज करते हैं कि भैया जब रिजल्ट आता है तो फिर स्टूडेंट का उसमें रिजल्ट क्या रहता है और उसका एमसीक्यूज का क्या इम्पैक्ट होता है उसके ऊपर। तो बेटा देखिए, सबसे पहली बात तो जो 30 नंबर के एमसीक्यूज हैं इन्होंने पेपर को आसान करने के बजाय उल्टा मुश्किल कर दिया। पहले जो क्वेश्चन वो 3 मार्क्स का पूछता होता था, एक जिसमें आपसे सिंपल सी एक प्रोविजन पूछी जाती थी, सिंपल सा 3 लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता था, वो आप आपसे जस्ट 1 नंबर का पूछ रहा है। पहले वो पूरे पेपर में आपसे मैक्सिमम 20 क्वेश्चन कर सकता था, मतलब छोटे बड़े सब मिला के 20 क्वेश्चन होते थे। अब अगर हम देखें तो वो इस टाइम उसके पास जो मार्जिन है तकरीबन 40 to 45 क्वेश्चन का मार्जिन है। मतलब 30 क्वेश्चन तो सीधे सीधे उसने जनाब जी इसमें आपसे एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, और बेटा उस पर उतना ही टाइम लगता है जितना कि एक शॉर्ट क्वेश्चन को करने में, सॉल्व करने में टाइम लगता है। तो लिहाजा अब उसके पास 40 से 45 नंबर का मार्जिन मौजूद है, जिससे क्वेश्चंस का मार्जिन मौजूद है। तो भैया एक चीज तो ये हुई कि सेल्फ स्टडी वाली साइट्स पे तो अब जाना नहीं है। ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या इन एमसीक्यूज का पेपर के ऊपर इंपैक्ट हुआ है। बेटा मैंने 2 अटेम्प्ट में एनालाइज किया है कि जिन स्टूडेंट्स के एमसीक्यूज 20 से नीचे करेक्ट होते हैं उनका पेपर तकरीबन उनमें से 80% स्टूडेंट्स का रह गया है। मतलब जिन लोगों ने एमसीक्यूज जो हैं वो 20 से कम करेक्ट किए हैं, 10, 11, 12 जिसके गलत हो चुके हैं एमसीक्यूज, उनका पेपर जो है वो गलत रहा है, उनका पेपर नहीं निकल सका। तो एमसीक्यूज का जो एक पोर्शन है ये काफी हेफ्टी पोर्शन है, 30 नंबर का पोर्शन है, और ये वाक्य ही डिसाइड करता है कि आप पेपर पास करेंगे या नहीं करेंगे। तो लिहाजा इस 100 नंबर के पेपर में ये जो 30 नंबर हैं ये आपके डिसाइड करते हैं आपके बाकी सारे पेपर का। अब अगर बात करें कि एमसीक्यूज की नेचर क्या पूछता है वो आपसे, क्या मतलब कुछ स्ट्रेट क्वेश्चन है या कुछ क्या है, क्योंकि हमारे पास अभी देखा जाए तो मॉडल पेपर जो है वो आई कैप के पास पे, सॉरी इसके जो बुक के एंड पे उसने दिए हैं वही कुछ है। तो बेटा वो सिर्फ धोखा है। ठीक है, उन एमसीक्यूज का आई कैप में आने वाले एमसीक्यूज के साथ कोई लिंक बनता ही नहीं है। लिहाजा अगर हम देखें कि एमसीक्यूज का पैटर्न क्या है तो बेटा उसमें जो आई कैप की बुक के अंदर एग्जाम्पल दी गई हैं सिनेरियो बेस्ड, वो एमसीक्यूज बेस्ड है, उसके ऊपर एमसीक्यूज बनते हैं। इसी तरह अगर हम चैप्टर्स में देखते जाएं तो कुछ टॉपिक बिल्कुल स्ट्रेट है, मतलब उस पर कोई केस स्टडी नहीं बन सकता। जिस तरह के कंपनी के करेक्टरिस्टिक्स वगैरह आपकी बात कर लें, सिंपल सी बात कर लें, तो इनके ऊपर वो हमेशा एमसीक्यूज बनाता है। और जहां तक मुझे अभी रिसेंट अडेप्ट का पेपर था उसमें जो चीज उसने पूछी थी, एक तो उसने जो डायरेक्टर वाले चैप्टर में कैलकुलेशन है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया है, डेज के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। तो लिहाजा एमसीक्यूज के लिए कैलकुलेशन अगर कहीं पे है लॉ में डेट्स हैं जहां पर वो
और जहाँ पे टेक्निकल चीज़ें मतलब कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं कि मीटिंग का आप देखेंगे कि हम आगे आपको आप सबने पढ़ा है कि मीटिंग मेंबर्स की भी हैं, डायरेक्टर्स की भी हैं, चीज़ें वो कंफ्यूज करता है। इसी तरह रिकॉर्ड मेंटेन करने की चीज़ें डायरेक्टर्स की अलहदा मेंटेन होते हैं, कंपनी के अलहदा मेंटेन होते हैं, उसमें भी वो कंफ्यूज करता है आपको। तो लिहाजा ये वो चीज़ें थी जो आई कैप जो है एमसीक्यूज में पूछ के इस बार स्टूडेंट्स को रगड़ा लगा रहा है। अगर हम इसका रिजल्ट देखें तो फिलहाल पिछली 2 अटेम्प्ट से लॉ का रिजल्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब मुसलसल इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ये एक अच्छी निशानी भी है किसी हद तक, और इसकी हमें परेशानी भी लेनी चाहिए कि चेंज के बाद इसका क्या आने वाला है। तो देखते हैं, अल्लाह मेहरबानी करे जब भी जाके लॉ चेंज होगा तो तब तक आप जितना भी, खासतौर पे वो स्टूडेंट जो रिपीट में हैं, जो एक ऑलरेडी दे चुके हैं, आप जैसे लोग, आप फौरन उसको निकालने की करें। लॉ को जो है बिल्कुल भी इजी नहीं लेना। देखो सीए के कैफ लेवल में ना एक सब्जेक्ट जो है वो मस्ट स्टक होता है, अड़ता है, एक सब्जेक्ट आपका अड़ता है, लाजमी अड़ता है, जिसमें 2 3 4 अटेम्प्ट जो है ना वो लगती हैं, और उनमें से 70% चांस होता है कि वो आपका लॉ ही अड़ेगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स का लॉ अड़ जाता है। अब उसकी वजह क्या है? लास्ट अटेम्प्ट में जब मैंने क्लास शुरू की थी तो मैंने स्टूडेंट से पूछा था कि आपके ख्याल में लॉ का रिजल्ट इतना लो क्यों रहता है? चले मैं आपसे पूछता हूं, जुबैर पुत्र, आपके ख्याल में क्या लगता है कि आपके ख्याल में क्या लगता है कि लॉ का रिजल्ट इतना लो क्यों रहता है? मतलब जस्ट आपसे एक मैं पूछ रहा हूं, आपके अंदर ख्याल में इसका क्या रीजन हो सकती है? आप टाइप कर सकते हैं। ओके, तो उसमें मुझे स्टूडेंट्स के आंसर मिले। कुछ कहते हैं सर बच्चे पढ़ते नहीं है, कुछ कहते हैं कि हम मेहनत नहीं करते, कुछ कहते हैं कि जनाब जी पेपर मुश्किल होता है। मतलब ज्यादातर ने ये बात किया कि हम ना पढ़ते नहीं है, स्टूडेंट्स जो है वो लॉ में पढ़ते नहीं हैं। तो ज्यादातर ने उसका आंसर ये किया। अब अगला क्वेश्चन मेरा ये था कि क्या स्टूडेंट सिर्फ लॉ ही नहीं पढ़ते? मतलब देखने की बात है ना कि भाई ऐसे भी तो हैं जिनमें 50% रिजल्ट जा रहा है, ऐसे सब्जेक्ट भी तो हैं जिनमें 50-50% रिजल्ट जा रहा है, बच्चे उसमें पास हो रहे हैं, 40% आ रहा है, 35% आ रहा है, लॉ का 23% क्यों है? क्या सिर्फ बच्चे लॉ ही नहीं पढ़ते? क्या मतलब लॉ ने उनकी फूफी मारी हुई है कि बाकी सब्जेक्ट सारे पढ़ रहे हैं, लॉ को वो नहीं पढ़ रहे? तो बेटा ये चीज नहीं है कि स्टूडेंट्स लॉ नहीं पढ़ते इसी वजह से उसमें ज्यादा अटेम्प्ट्स लगती हैं। असल में बेटा देखो, कैफ लेवल के ऊपर 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी मेथडोलॉजी, जिनको पढ़ने का तरीका, जिनका पेपर सॉल्व करने का तरीका टोटली डिफरेंट है बाकी तमाम पेपर से। एक है उसमें लॉ और एक है उसमें ऑडिट। इन 2 सब्जेक्ट को पढ़ने का स्टाइल, इन 2 सब्जेक्ट में पेपर को आंसर करने का स्टाइल, इन 2 सब्जेक्ट्स में आपका स्टडी पैटर्न बाकी सब सब्जेक्ट से डिफरेंट है। आप पढ़ते हैं, आप सारे पढ़ते हैं, लॉ आता है। मैं जब भी किसी से पहले पूछता हूं, अभी भी मैं आपसे प्रोविजन पूछूं आपको आती होंगी, मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं सर मुझे सारी बुक आती है, उसके बाद मैं तकरीबन 38 पे 40 पे फेल हो गया, उसकी क्या वजह है? बेटा देखो, लॉ के अंदर जो आंसर करना होता है वो ये मैटर नहीं कर रहा होता कि आपको वो प्रोविजन आती है या नहीं आती। वहां पे क्वेश्चन ये आ रहा होता है कि देखो, अब मैं आपको सिंपल सी बताता हूँ कि लॉ के पेपर में एग्जामिनर आपसे डिमांड क्या कर रहा होता है। एग्जामिनर कहता है कि पुत्र आ जाओ, आपने बुक भी पढ़ी हुई है, ठीक है, आपको प्रोविजंस का पता भी है, सही हो गया। दूसरे नंबर पे अब आप ये क्वेश्चन भी पढ़ लो, आप क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं। अब वो तीसरे नंबर पे जो क्वेश्चन करता है ना, हमें जो क्वेश्चन को समझना चाहिए वो पूछ क्या रहा होता है, वो कहता है कि देखो आपने बुक भी पढ़ी, आपने क्वेश्चन भी पढ़ा, आप हमें बताओ कि इसके मुताबिक इस सिचुएशन में सोल्यूशन क्या होगा। वो ये नहीं कह रहा होता कि यार मुझे बुक प्रोड्यूस करके दो। वो बुक आपसे नहीं पूछ रहा होता कहीं पे भी कि भाई मुझे ये बुक प्रोड्यूस करके दो। वो कहते हैं कि आपने बुक पढ़ी हुई है, आपने क्वेश्चन भी पढ़ लिया है, मुझे बताओ कि इसके मुताबिक क्या आंसर बनना है। अगर हम अभी रिसेंट अटेम्प्ट वाला पास पेपर जो है उसको देखें तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आती है डिस्कस।
उसमें कहीं पे वर्ड नरेट जो है बहुत कम यूज हो रहा है, एक्सप्लेन भी कम यूज हो रहा है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिनके अंदर प्रोविजंस लिखनी होती हैं, बुक लिखनी होती है। जब वर्ड डिस्कस आता है तो इसका मतलब है कि भैया आप अपनी राय बताओ कि इस सिचुएशन के मुताबिक आपकी क्या ओपिनियन है, और आपने हमेशा जो क्वेश्चन होता है उसके साथ आंसर को रिलेट करना होता है। मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन आता है हमारे पास सिंपल सा कि भाई बताओ, एक कंपनी है एबीसी जो भी है, वो अपने आप को एनजीओ रजिस्टर कराना चाहती है, आप उसका क्राइटेरिया डिफाइन करें। अब अगर क्वेश्चन देखा जाए तो कंपनी के क्वेश्चन के अंदर नेम शामिल होता है। हम क्या करते हैं कि सिंपल 4 पॉइंट लिख देते हैं कि जनाब जी उसका ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए, उसका प्रॉफिट ये होना चाहिए, और उसको डिविडेंड नहीं देना चाहिए, और सेम इस तरह वो लीगल होनी चाहिए। लो जी, हमारा आंसर जो है वो ड्राफ्ट हो गया। भाई ये तो आपने बुक लिखी है, वो आपसे बाकायदा एक कंपनी का नाम दे के उस कंपनी के रेफरेंस से आपसे आंसर पूछ रहा है कि ये कंपनी है एबीसी, इसके मुताबिक मुझे इसका आंसर दें। हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसको ये बता रहे होते हैं कि यार देखो बुक के अंदर ये लिखा हुआ है। हम उसे ये नहीं बता रहे कि तुम्हारे केस के मुताबिक कंपनी इस केस का क्या सोल्यूशन निकलता है। हम कहते हैं जी हमने आपका क्वेश्चन पढ़ा है, ये लो, ये हमने बुक में पढ़ के आए थे। तो भाई बुक तो उसके पास भी मौजूद है, वो खुद पढ़ ले। तो फिर आपसे वो क्या पूछ रहा है? प्रोफेशनल लेवल की स्टडी में बेटा ये चीजें नहीं पूछी जाती कि मुझे बुक जो है वो एज इट इज लिख के दे दो। तो लिहाजा दो जगह पे हम हमेशा जब लॉ का पेपर होता है गलती करते हैं। बेसिक दो गलतियां हमारी दो जगह पे हम लॉ में कर रहे होते हैं। सबसे पहले बेटा हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ही नहीं करते, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हमारी नहीं होती। उसकी वजह क्या है? हमारा माइंड हमें वो बताता है, उससे जो आता होता है वो नहीं बताता जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा होगा। मतलब हम जब भी कोई क्वेश्चन उठा के देखते हैं तो हमारा माइंड क्या करता है, उसमें से 5-6 मोटे मोटे वर्ड जो है वो पढ़ लेते हैं। मतलब हम पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ते होते। ये हमारे एक दिमाग का मैकेनिज्म है। वो क्या करता है कि 5-7 उसमें से वर्ड पढ़ता है और वो मैच कर लेता है, जी फलाने टॉपिक के साथ मैच हो रहे हैं, और हमें हमारा माइंड बता देता है कि जी ये देखो ये वाला वर्ड भी मैच हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी इसका आंसर ये है। जब अब हम क्लास शुरू करेंगे इंशाल्लाह, मैं आपसे पूछा करूंगा, आप खुद देखना अपनी ये गलतियां हाईलाइट करते जाएंगे साथ साथ में, कि आप सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि पूरा क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है, अपने दिमाग पे भरोसा करते हैं, अपने माइंड पे भरोसा करते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा धोखा हमारा दिमाग हमें देता है। हम अपने दिमाग से पूछते हैं जी इसका आंसर क्या है, अब उसने तो वही आंसर बताना ना जो उससे आ रहा है, जो उसे आसान लगता है। उसको क्या जरूरत पड़ी है कि वो सोचे और आपको बताए कि जी इसका आंसर क्या था। तो लिहाजा हम वो चीज समझ रहे होते हैं जो हमारा दिमाग हमें कह रहा होता है कि ये ठीक है। हम वो चीज समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे होते कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है। पहले नंबर पे हम गलती करते हैं क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं करते, और दूसरे नंबर पे हम गलती करते हैं कि आंसर जो है उसको रिलेट नहीं करते। मतलब क्वेश्चन के साथ आंसर को हम रिलेट ही नहीं करते। दो लाइनें पहले लिखी, तीसरी लाइन पे हम खुद भूल जाते हैं कि हमने करना क्या था। मतलब हम जब आपका टेस्ट चेक कर रहे होते हैं, हमें नजर आ रहा होता है कि बच्चा यहाँ पे, अब उसे खुद नहीं समझ आ रही कि वो क्या लिख रहा है। बड़े बड़े पैराग्राफ, बड़ी बड़ी लाइनों की फॉर्म में हम आंसर लिखने की कोशिश करते हैं, और एट द एंड ये होता है कि आप खुद ही अपनी मर्जी की कोई चीज लिख के आ जाते हैं। क्वेश्चन को आप आंसर को क्वेश्चन के साथ रिलेट ही नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर मैंने अभी बताया कि एक क्वेश्चन है, एबीसी एक कंपनी है, ठीक है, एक एबीसी कंपनी है, उसका आपने एनजीओ बनाना है, या एक एनजीओ उसने रजिस्टर होना है, उसे कौन सी कंडीशन मीट करनी चाहिए। हम यहाँ पे सीधी सीधी 4 कंडीशन वहां पे लिख देंगे। कहीं पे भी नहीं लिखा कि भाई ये हम आपके केस के लिए बता रहे हैं। तो लिहाजा मैं अब अगली जो डिस्कशन है वो इस पॉइंट पे करने जा रहा हूं कि जो आई कैप का पेपर होता है उसमें क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं। बेटा हमेशा लॉ के पेपर में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, 3 टाइप्स, 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, एक होते हैं थोड़े से हाइब्रिड, और तीसरे होते हैं परफेक्ट केस स्टडीज। तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं आई कैप की बुक के अंदर, एक पेपर के अंदर। इन तीनों को आंसर करने की डिफरेंट टेक्निक है।
एक ही टेक्निक से ये सारे जो है पेपर सॉल्व नहीं होते, सारे क्वेश्चन नहीं होते। सबसे पहले बेटा जो स्ट्रेट क्वेश्चन होता है इसकी फर्दर दो टाइप होती है, मतलब स्ट्रेट क्वेश्चन जो होगा इसकी फर्दर दो टाइप बनती हैं। कौन सी? एक तो वो होते हैं जो वन लाइनर होते हैं या 1.5 लाइन के होते हैं, एक वो होते हैं जो 3 to 4 लाइंस पर मुश्तमिल होते हैं और जिसमें एक छोटी सी स्टोरी मौजूद होती है, मतलब उसमें कोई कंपनी का नेम मौजूद होगा, इसी तरह या उसके अंदर किसी शख्स का नेम मौजूद होगा, मतलब एक छोटी सी स्टोरी मौजूद होती है। लेकिन होता ये भी स्ट्रेट क्वेश्चन है। हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन स्ट्रेट है और इसमें से किस टाइप के अंदर आ रहा है? तो बेटा स्ट्रेट क्वेश्चन की जो हमेशा रिक्वायरमेंट होती है उसके अंदर हमें पता चलता है कि ये क्वेश्चन स्ट्रेट है। तो जब भी कोई स्ट्रेट क्वेश्चन होता है उसके एंड पे वर्ड जो होते हैं रिक्वायरमेंट में, वो स्ट्रेट का यूज होता है, नरेट का यूज होता है, प्रोड्यूस हो सकता है, और इस तरह इनलिस्ट हो सकता है। ये वो वर्ड हैं जो हमें बता रहे हैं कि ये एक क्वेश्चन स्ट्रेट है। मतलब क्या हुआ कि इसमें आपने अपनी कोई रॉकेट साइंस नहीं दिखानी, एज इट इज जो बुक के अंदर लिखा है आपने वो ही छाप देना है। और ये क्वेश्चन तकरीबन पूरे पेपर के अंदर 3 होते हैं, मतलब 3 क्वेश्चन मस्ट होंगे। 4 भी हो सकते हैं, 2 एमला पोर्शन में आ जाएंगे, 2 सीला पोर्शन में आ जाएंगे। 3 क्वेश्चन ये मस्ट होते हैं और इनका ओवरऑल वेटेज जो तकरीबन बनता है वो आप कह सकते हैं 40 to 45% बन रहा होता है इन दोनों को मिला के। अब मसला कहाँ पे आता है कि इन दोनों को आंसर कैसे करना होता है। होता ये भी स्ट्रेट होगा, लेकिन इसके अंदर भी छोटी सी इस तरह कहानी मौजूद होती है। तो बेटा इसका तो सिंपल आपने जो बुक के अंदर लिखा है वो ही छाप देना है। इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने आंसर को रिलेट करना है हमेशा क्वेश्चन के साथ। मतलब जब भी आप आंसर करेंगे उसमें ये नेम, जो कंपनी का नेम होगा, जो मेंबर का नेम हो सकता है, डायरेक्टर का, सब्सक्राइबर का, कोई भी नेम यूज हो रहा है, उस नेम को यूज करते हुए आपने एड्रेस करना होगा कि भैया जी इसके मुताबिक इसका आंसर ये बनता है। मिसाल के तौर पे वो पूछता है एबीसी कंपनी जो है वो सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी कब बनेगी, तो आपने दोनों पॉइंट के साथ लिखना होगा कि एबीसी जो है वो होल्डिंग बनेगी जब मोर देन 50% ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्ड कर ले, वगैरह वगैरह। आपने विद नेम आंसर करना होगा, रिलेट करके आंसर करना होगा। वहां पे आप सिंपल ये नहीं लिख सकते कि भाई अगर ये फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं और 2 कंडीशन लिख दें, नहीं बेटा वो इसका आंसर है, इसका आंसर नहीं बनेगा वो। दूसरे नंबर पे जो बेटा टाइप है वो है हाइब्रिड क्वेश्चन के। ये कौन से क्वेश्चन होते हैं बेटा? ये वो क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपने आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली चीज होती है, और ये ज्यादातर एम लॉ पोर्शन से आता है, ये मर्केंटाइल लॉ पोर्शन से आता है ये क्वेश्चन। इसके अंदर क्या होता है कि ज्यादातर वर्ड यूज होता है डिस्कस का, ज्यादातर मेजॉरिटी केसेस में डिस्कस का वर्ड यूज होता है कि भाई डिस्कस करें इस सिचुएशन में क्या होना है, डिस्कस करें इस सिचुएशन और इन हालात के मुताबिक आपको क्या लगता है। इनका जो क्या कहते हैं आंसर होता है वो परफेक्ट आप नहीं बना सकते। मतलब आप कहें कि आपको एक हाइब्रिड क्वेश्चन मिले और आपको कहा जाए कि आप इसको डिस्कस करो और आप उसका आंसर देके और वो परफेक्ट हो जाए, ये नहीं हो सकता। आपको यहाँ पे ये करना होता है बेटा कि जो आप आंसर दे रहे होते हैं क्या आप उसको अपनी जस्टिफाई भी कर सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे वो एक जगह पे कहता है कि जी 2 बंदे हैं इस तरह पार्टनरशिप के अंदर इंटर हैं, और वो इस तरह अभी लेटेस्ट अटेम्प्ट में जो बुटीक वाला क्वेश्चन था कि भैया जी इस तरह बुटीक है और वो बिजनेस कर रही है साथ में पार्लर का, तो कंपीटिंग बिजनेस है, डिस्कस करें कि इस पर क्या इंपैक्ट होना है। तो यहाँ पे ये मैटर नहीं कर रहा कि आपका आंसर यस है या नो है, आपका आंसर जो है क्या आप उसे, अगर आप कहते हैं कि जी नहीं कर रहा तो फिर आप उसको जस्टिफाई करें, फिर आप उसको बुक से जस्टिफाई करें कि जो आपने आंसर दिया है वो ठीक है। अगर आप जस्टिफाई कर लेते हैं आपका आंसर ठीक हो जाएगा। सही हो गया। और थर्ड नंबर पे जो परफेक्ट केस स्टडी होती है बेटा, इसके एंड पे नॉर्मली रिक्वायरमेंट में एक्सप्लेन का वर्ड होता है, इसी तरह डिस्क्राइब का होता है, या साथ में वो ब्रीफली वगैरह लगा लो कि मेन 2 वर्ड जो हैं वो ये यूज होते हैं। इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके हमेशा आंसर के 3 पार्ट होते हैं। पहले नंबर पे जो हम कहते हैं एक बेस होती है जिसमें आपने उसी क्वेश्चन को ही एज इट इज लिखना होता है।
मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपने उसी में से स्टोरी लिख के एक बेस बनानी होती है कि इस सिचुएशन में कंपनी के अंदर ये कुछ चल रहा है। दूसरा इसका पॉइंट होता है प्रोविजन। दूसरा स्टेप जो होता है, अब आपने प्रोविजन लिखनी होती है कि इस सिनेरियो के मुताबिक लॉ की कौन सी प्रोविजन इसको अफेक्ट कर रही है। और थर्ड नंबर पे जो होता है कंक्लूजन, कि भाई ये बेस थी, ये प्रोविजन थी, इन दोनों को मिला के ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा आंसर है। तो लिहाजा 3 स्टेप्स होते हैं एक परफेक्ट केस स्टडी को सॉल्व करने के, कि पहले आप बेस बनाएंगे, दूसरे नंबर पे आपने प्रोविजन देनी होती है और थर्ड नंबर पे आपने कंक्लूजन देना होता है। तो ये किसी भी आई कैप के पेपर के अंदर, चाहे वो एमसीक्यूज हैं चाहे वो थ्योरी के हैं, इन्हीं तीनों में से किसी एक के अंदर ही वो फॉल कर रहे होते हैं। ये 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं और इनको ये आंसर करने की टेक्निक होती है। ठीक हो गया? ओके, तो अगली बात थोड़ी सी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, हमारी मीटिंग जो है वो 40 मिनट की होगी, 10 मिनट रह गए हैं बाकी, इंशाल्लाह उसके बाद फिर कल हमारी क्लास होगी। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अपना स्टडी का पैटर्न, कि हम पढ़ेंगे कहाँ से और कैसे पढ़ना है, तरीकाकार क्या है हमारा। ओके बेटा, तो 2 पोर्शन है बेटा हमारे, कंपनी लॉ और एम लॉ। 2 पोर्शन है हमारे सिलेबस के, 50% है ये भी 50% है। अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 150 पेजेस पे फैला हुआ है और ये तकरीबन 300 पेजेस पे है। ये 150 से 200 के दरमियान है, ये 300 पेजेस के ऊपर फैला हुआ है। वेटेज दोनों का 50% है। अगर मैं बात करूं कि भैया क्वेश्चन जो हैं वो आसान कौन से पोर्शन में से आते हैं, वो बेटा कंपनी लॉ के क्वेश्चन रिलेटिवली इजी होते हैं बनिस्बत एम लॉ के। एम लॉ में एक क्वेश्चन तो वो लाजमी ऐसा देता है जो कंफ्यूजिंग होता है, जिसको बच्चे हैंडल नहीं कर पाते, जिसमें परेशान होते हैं। मतलब हमें पता है कि आई कैप हर पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा देता है जो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए या परेशान होने के लिए या मुश्किल होता है। तो बेटा बी लॉ के सब्जेक्ट में वो वाला क्वेश्चन जो है ज्यादातर 95% 90% एम लॉ के पोर्शन में से आता है। अब अगर हम बात करें तो कंपनी लॉ के जो 150 पेजेस हैं इनका वेटेज 50 नंबर का है। और एम लॉ में अगर बात करें तो इसमें 2 चैप्टर जो लास्ट वाले हैं 9 और 10, इन दोनों का वेटेज जो है वो 30 नंबर का है। मतलब 15 नंबर इसके हैं, 15 नंबर इसके हैं। और जो चैप्टर 1 है उसका 4 to 6 मार्क का वेटेज है। तो टोटल 11 से 18, 7 चैप्टर ये और 2 चैप्टर ये, 9 और 1 10, 18 में से 10 चैप्टर का जो वेटेज है वो 85 मार्क्स का है। बाकी पीछे मौजूद 8 चैप्टर्स का वेटेज जो है वो 15 मार्क्स का है जस्ट। मतलब जिसमें चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 8 तक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बेसिक जो कंट्रैक्ट एक्ट है अगर हम बात करें तो वो सारा। अगर हम इन 8 चैप्टर में से भी बात करें तो ज्यादातर एजेंसी इंपॉर्टेंट होता है इसमें, या डिस्चार्ज ऑफ कंट्रैक्ट वगैरह वाली जो चीजें हैं वो 2 चैप्टर जो है इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हमारा बेटा पैटर्न क्या रहेगा पढ़ने का, कि हम कंपनी लॉ से स्टार्ट करेंगे। पढ़ेंगे कहाँ से बेटा? कंपनी लॉ सारे का सारा हम अपने नोट्स से पढ़ेंगे। क्यों? इसमें कोई इतनी ज्यादा लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन की जो इसमें क्वेश्चन आते हैं जरूरत नहीं होती, और ना हमें टाइम वेस्ट करना है। हमें असल में जो चीज है वो बेटा टाइम बचाना है। तो हमारा पैटर्न ये होगा कि हम कंपनी लॉ स्टार्ट करेंगे और विद इन 30 to 35 क्लासेस हम कंपनी लॉ को खत्म कर लेंगे। साथ साथ इसकी जब भी चैप्टर खत्म होगा हमारे पास क्वेश्चन बैंक मौजूद है, हमारे पास पास्ट पेपर मौजूद हैं, हम उसको सॉल्व किया करेंगे। डेली बेस के ऊपर असाइनमेंट हुआ करेंगे, डेली बेस पे असाइनमेंट आपको मिला करेगी। इसमें तो कोई वो है नहीं, मतलब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके ऊपर क्वेश्चन होगा, पास्ट पेपर का क्वेश्चन होगा, डेली बेस पे वो असाइनमेंट डिस्कस भी हुआ करेगी। जब भी हमारा चैप्टर होगा उस चैप्टर का टेस्ट होगा। तो 30 से 35 क्लासेस, बल्कि 35 भी नहीं, 30 क्लासेस के अंदर हम अपना कंपनी लॉ का पोर्शन जो है वो ऑलमोस्ट एंड कर लेंगे। उसके बाद जब हम शिफ्ट मूव करेंगे चैप्टर 9 की तरफ, डायरेक्ट हम चलेंगे चैप्टर 9 पे। तो जब हम चैप्टर 9 की स्टडी स्टार्ट करेंगे कंपनी लॉ की रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी साथ में। मतलब 2 दिन हम एम लॉ का चैप्टर 9 पढ़ेंगे और
तीसरा दिन जो होगा हम पीछे से इसके एक चैप्टर की रिवीजन किया करेंगे। इसी तरह जब चैप्टर 9 और 10 हमारा खत्म होगा, पीछे से हमारी कंपनी लॉ की रिवीजन एक बार ओरल हो चुकी होगी, टेस्ट पहले हो चुके हैं, हर चैप्टर के एंड पे टेस्ट आपका होगा। दूसरी रिवीजन आपकी कब होगी? जब हम कंपनी लॉ का पोर्शन खत्म कर लेंगे, एम लॉ के ऊपर जंप करेंगे, तब हम कंपनी लॉ के हर चैप्टर को रिवाइज करेंगे। दूसरी रिवीजन हमारी तब हो जाएगी जब हम एम लॉ के चैप्टर 9 और 10 खत्म करेंगे, तो फिर चैप्टर 1 पे शिफ्ट करेंगे। 2 दिन हम चैप्टर 1 पे लगाएंगे, उस दौरान हम चैप्टर 9 और 10 की रिवीजन जो होगी वो कंप्लीट करेंगे। जब हम एम लॉ के पोर्शन के ऊपर शिफ्ट होंगे, मतलब चैप्टर 2 टू चैप्टर 8, इसकी जो हमारी स्टडी होगी, एक तो हम इसको करेंगे बुक से, नोट से नहीं करेंगे, इसमें हमें एक्सप्लेनेटरी मटेरियल चाहिए होता है। दूसरे नंबर पे बेटा, अब जो पीछे हमारा 85% सिलेबस कवर हो चुका है, उसके जितने भी पास पेपर हमारे पास पॉसिबली मौजूद हैं, हम सबको सॉल्व करेंगे। हर चैप्टर के, किसी चैप्टर के 10 हैं, किसी के 20 हैं, किसी के 45-50 तक भी हैं। हर चैप्टर के हम पास पेपर जो है उनको सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो कोर्स होता है वो तकरीबन जो एग्ज़ाम होते हैं उससे 15 दिन 20 दिन पहले हमारा ख़त्म हो जाता है, लेकिन हमारी क्लासेस जो हैं वो एग्ज़ाम से ऑलमोस्ट 1 वीक पहले ख़त्म होंगी। आपको 1 वीक पहले रिलीज़ किया जाएगा, ताकि आपकी जितनी रिवीजन क्लास में हो सकती है आपकी करा दी जाए। तैयारी आपकी क्लास में होगी। क्या कहते हैं, ये आप पे नहीं छोड़ा जा सकता कि आप खुद रिवाइज कर लोगे, पढ़ लोगे या कुछ कर लोगे, नहीं पुत्र, क्लास में ही आपकी तैयारी होगी और यहीं पे ही हम आपके टेस्ट वगैरह जो हैं वो कंडक्ट करेंगे। इस तरीके से हम जो है अपना, जब हमारा रिजल्ट पेपर के करीब पहुंचेंगे तो ऑलमोस्ट हमारी 3 बार रिवीजन हो चुकी होगी ओरली, 2 बार हर चैप्टर तकरीबन टेस्ट हो चुका होगा, पास्ट पेपर हमारे सारे कवर हो चुके होंगे। और हाँ, हर टॉपिक में मैं आपको एमसीक्यूज हाईलाइट करा दिया करूंगा कि भाई इस टॉपिक में से ये वाला पोर्शन जो है एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है, तो तब आप एमसीक्यूज की तैयारी हमारी वहां से हो जाएगी और एट द एंड इंशाल्लाह हम पूरी तरह से प्रिपेयर होकर एग्जाम में पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का एक थोड़ा सा प्लान था, थोड़ी सी डिस्कशन थी पेपर के ऊपर। तो इंशाल्लाह कल से हम बाकायदा जो है वो क्लास को स्टार्ट करेंगे अपने प्रॉपर टाइम के ऊपर। 2 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, आप सब वहाँ पे मौजूद होने चाहिए। आपका ही बेटा इसमें फ़ायदा है, अभी आप इस इंतजार में बैठे रहें जी लॉकडाउन खुले और फिर पता नहीं हमारे फिजिकल या ऑनलाइन एग्जाम हों तो हम देंगे। उधर इन चीज़ों से निकल आओ, प्रोफेशनल स्टडी में आ गए हो, ये अब बहाने जो है ना, ये हरामखोरियाँ बंद कर दें और थोड़ा सा पढ़ के और क्या कहते हैं, कोई माँ बाप का सहारा बनो यार। इस चीज़ में कब तक फंसे रहोगे? अब सीए गले में पड़ गया तो निकालो ना यार उसको, क्यों फंसा के बैठे हो मुख्तलिफ बहानों के जरिए कि जी इस बार ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं तो हमारा कोई हमने पेपर नहीं देने, ये शायद पास ना हो, फेल हो गए हैं जी, ये ऑनलाइन की वजह से फेल हो गए। यार ये बहाने कब तक चलेंगे? उम्र आपकी वेस्ट हो रही है, ज़िंदगी आपकी वेस्ट हो रही है। 6 महीने का कोई कोई कीमत आप नहीं लगा सकते जो आपकी वेस्ट हो जाएगी। तो लिहाजा खुद थोड़े से सिंसियर और सीरियस हो पुत्र, और पढ़ाई जो है उसको थोड़ा सा टाइम दें। ठीक हो गया? तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में। टाइम पे आ जाइएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। कोई क्वेश्चन है तो वो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं और मेरे से डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। ठीक हो गया? बीएम की क्लास हमारी इंशाल्लाह 3 बजे स्टार्ट स्टॉप हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।